नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनजीएफ कॉलेज के जाने माने प्रोफेसर। उनसे हम जानेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले मैम मनप्रीत मैम आपका स्वागत है, डॉक्टर कुलदीप जी आपका स्वागत है, डॉक्टर नीरज चोपड़ा जी आपका भी स्वागत है। तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे, ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से सुधारा जा सकता है उच्च शिक्षा में? ऑनलाइन एजुकेशन अचानक से हमारे सामने आई है, लेकिन ये पहले भी थी। कोविड से पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे। अब हमें इसके बारे में थोड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को हम एक ब्लेंडेड प्रोग्राम की तरह हम ऑफर कर सकते हैं। कुछ क्लासेस फिजिकल क्लासेस और कुछ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस, और वो कोर्स टू कोर्स भी वेरी करेगी। उसकी कोर्स की ज़रूरत को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑनलाइन क्लासेस रख सकते हैं और कितना हम फिजिकल क्लासेस की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर मनप्रीत की बात से सहमत हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पहले भी वेबिनार और ये सब हो रहे थे, लेकिन जब ये पैंडेमिक आया है कोविड-19, इस दौरान में हमें इसकी ज़रूरत की अहमियत का और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ है। मैं जो हमारे ऑडियंस होंगे उनके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा। जब कभी भी देश में या विदेशों में इस तरह की कोई सिचुएशन या कोई वार या कोई और तरह की आपदा आती है, तो सबसे पहला इफेक्ट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या लर्नर्स के ऊपर पड़ता है। आज की सिचुएशन में करीब 1 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट्स अभी घर पे हैं अवेलेबल, जो कि क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। और अगर इसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो पीजी स्टूडेंट्स को भी जोड़ लें, तो ये 1 करोड़ करीब बहुत बड़ी फिगर बन जाती है, जो कि 1 अरब 20 करोड़ के करीब है। तो ये इफेक्ट काफी ज्यादा है। ऑनलाइन एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। चाहे वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में है कि भाई अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो देखिए, जहां हमें बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की जरूरत ज्यादा थी, वो कम हो सकती है। मतलब कि इतनी क्लासेस नहीं चाहिए, उतने बेंचेस नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकली भी देखने आएगा, मेरे साथी दोनों हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट विभाग से हैं। हम लोग देखते थे कि जब कभी हमें सेशंस या सत्र के दौरान हम देखते थे कि ज्यादातर हमें इफेक्टिव टीचिंग साइकिल या क्लासेस बहुत कम मिल पाती, और जो हमेशा एक फैकल्टी और स्टूडेंट के पास एक समय का अभाव सा महसूस होता था। तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ये भी इंक्रीज किया जा सकता है। और ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू और फायदे हैं, जैसे कि मल्टीपल साधन है, ग्राफिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उन सब का यूज हो सकता है। नमस्कार सर, मैं भी डॉक्टर तोमर सर से, मनप्रीत मैम से, दोनों से सहमत हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ पे अब नहीं स्टार्ट हुआ है, पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन लोगों को इसकी जरूरत, जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक आया है, तब से इसकी जरूरत ज्यादा पड़ गई है। और क्योंकि लोगों का जो काम, पढ़ाई चल रही थी स्कूल में बच्चों की और कॉलेज में बच्चों की, विद्यार्थियों की, उन सब की जो क्लासेस थी बीच में अचानक रोक दी गई थी, और उनका जो उनको लाभ, पढ़ाई का लाभ मिलना चाहिए था, समय पे जो उनका सत्र खत्म होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा हेल्प मिली है जिसके द्वारा हम लोग उनके जो कोर्सेज थे जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, हमने उनको ऑनलाइन पे जाकर उनको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। और ये हम नहीं करें, ये पूरी दुनिया, विश्व में, सारी दुनिया में ये लोग इस को फॉलो कर रहे हैं। और इसकी वजह से जिन लोगों को सपोर्ट नहीं हो पा रही थी क्लासेस की, वो भी आज इसकी डेट में इसके द्वारा इसका लाभ उठा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद जी, मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जो दी जाती है वो किसी ना किसी रूप में एक वीडियो या इमेज या किसी और माध्यम से दी जाती है, जो कि स्टूडेंट्स किसी भी लेवल के हैं, चाहे स्कूल स्टूडेंट है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, चाहे पीजी स्टूडेंट हैं, वो उसको स्टोर कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप या अपने टैब पर। उससे एक फायदा ये है कि अगर एक बार पढ़ाने में समझ नहीं आया तो दोबारा रन करके, दोबारा यूज करके बार बार उसको पढ़ सकते हैं। टीचर की सही जो वर्डिंग्स है वो बार बार एनालिसिस की जा सकती है। तो ये एक और एडवांटेज है। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे हैं, वो उनके टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कई बार जब टीचर एक फ्लो में भूल जाते हैं तो
नेटवर्क इशू है। मनप्रीत मैडम आप कुछ बताएं, क्योंकि अभी सवाल का जवाब नहीं मैं आया। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा तेज बोलिए, ऑनलाइन तेज एजुकेशन बोलिए। ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन का दूसरा पहलू भी है। जब हम ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें करीब 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें अभी भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 70% लोगों के पास नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अड़चन आती है ऑनलाइन एजुकेशन में। दूसरी चीज है, ऑनलाइन एजुकेशन से जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है और खासकर छोटे बच्चों का जो एक्सपोजर बढ़ता है रेडिएशन का इन डिवाइसेस से, उन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन का सिर्फ एक अच्छा पहलू ही नहीं है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हमें उनको भी ख्याल में रख के चलना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम क्लासरूम एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके दूसरे पहलू भी कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हेल्थ इश्यूज, जो कि बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जैसे तोमर सर ने कहा, अभी प्रेजेंट का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे को अपनी हॉबीज के लिए टाइम बिल्कुल नहीं देता है। चाहे वो स्कूल है या वो कॉलेज है, बच्चे पढ़ाई में सुबह से लेकर शाम तक का इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल है कि वो उसमें फंस के रह जाता है। तो एक अच्छा पार्ट क्या है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को इन पार्ट यूज करके अपने एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ताकि उसके आसपास बच्चा अपनी जिंदगी जीना भी सीखे, अपनी हॉबीज को फॉलो करे, अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, और जो एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल है कॉलेजेस और स्कूल्स में फिजिकली प्रेजेंट होने का, उसमें हम रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं बच्चों को। हाँ बिल्कुल, सर मैं डॉक्टर मनप्रीत की बात से नीरज जी मैं एग्री हाँ, करता हूँ कि पूरी तरह से हम जो फिजिकल एजुकेशन है या स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग एजुकेशन है वो रिप्लेस तो नहीं हो सकती, वो तो उसके अलग ही मायने हैं, वो इम्पोर्टेंस अलग है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज लगती थी या बार बार रिपीट करने की जो यूजेस नजर आती थी लेक्चर वगैरह को, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हिस्सा रिप्लेस किया जाएगा। मैं आपके साथ शेयर और करना चाहूंगा, यूजीसी ने रिसेंट रिकमेंडेशंस भी दी हैं, ना केवल अभी सिचुएशन बल्कि पहले भी चल रहा था, एआईसीटी में भी यूजीसी में भी करीब करीब 20% के करीब 10 से 20% के बीच में वो ऑनलाइन एजुकेशन को लाना चाहते हैं नॉर्मल एजुकेशन के बाद। जी नीरज जी, हमारा दूसरा हाँ जी सर, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप नीरज जी? हाँ जी सर, इसमें एक और है, जैसे अभी तो हमें पता चल रहा है कि जो हम ऑनलाइन का जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का पेंडेमिक है उसके हिसाब से लोगों ने इसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं और लोग ऑनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक और पहलू भी है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी कल को फ्यूचर में जाके, तब हमें इसका और एक पहलू मिल सकता है, और मिलना भी चाहिए इसका पहलू, कि जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं और किसी वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और पढ़ नहीं पाए हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो भी ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा वो पढ़ सकते हैं। जो लोग ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे माध्यम है जिनके द्वारा ट्रेनिंग करके वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक इसका बहुत बड़ा पहलू है कि लोगों के पास ट्रेनिंग करने के लिए कई जगह लाखों रुपया खर्च करने के लिए का समर्थ नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले और उसके लिए वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी के वीडियो भी मिलते हैं जिनके द्वारा जिनको हम पढ़ के हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम आगे पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन के एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पहलू है और उसके लिए हमें टाइम के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि हमें टाइम है कि अब क्लासरूम जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा, ठीक है, उसके अलावा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन है तो आपके पास, आप जॉब कर रहे हो तो शाम को आके रात को आके आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपको इसका फायदा मिल सकता है और उसका हमें फायदा मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे जो है सब लोग एक समान नहीं है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब भी हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन एक बहुत ही सस्ता माध्यम है जिनके द्वारा वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को सुन सकते हैं और उनसे भी सीख सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और वो इससे सीख के आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आप लोगों को भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे अभी कुछ समय बाद, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑनलाइन इसका फायदा भी है।
सर दूसरा सवाल हमारा ये है, नैतिक मूल्यों में गिरावट, इसके लिए जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक है, समाज? तो मनप्रीत मैडम सबसे पहले आप ही कहें तो सबसे अच्छा है। थोड़ा तेज बोलिएगा। जी, सबकी जिम्मेवारी है इसके अंदर। हम किसी एक पर्सन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं या शिक्षक जिम्मेवार हैं। लेकिन मेरा शुरू से ये मानना है कि किसी भी बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। बच्चे के जो बेसिक बिल्डिंग ईयर्स होते हैं वो उसकी फैमिली में आते हैं, और उसके बाद प्राइमरी स्कूलिंग होती है। तो हम कंट्री में स्कूल का लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्कूलिंग एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है, जो हमारे जीवन के शुरुआती दौर में जितने भी टीचर्स हमें जिन्होंने पढ़ाया, उनका आज तक हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो मेरे हिसाब से सबकी एक साझी जिम्मेवारी जाती है, क्योंकि अच्छा समाज सबको चाहिए आने वाले टाइम में। तो ये एक साझी जिम्मेवारी है। जी कुलदीप जी। विनोद जी, मैं डॉक्टर मनप्रीत की बात से पूर्णतः सहमत करता हूँ। देखिए, एक ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम कहें समाज, तो समाज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी बना हुआ है, पेरेंट्स भी उसी समाज का हिस्सा है। और सोसाइटी जो है उसमें बच्चे भी हैं और सब तरह के लोग हैं, तो ये एक सभी की साझा जिम्मेवारी है। देखिए, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। आज के डेट में आप देखिए, एक अभिभावक जो है, ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है, उस पर पढ़ाइयाँ चल रही हैं और दूसरे माध्यम से भी एजुकेशन ले रहे हैं। हर ज्यादातर पेरेंट अपने बच्चों को डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते जी हैं, है ना? तो वो एक होड़ है, एक भेड़ चाल है। और सोसाइटी में भी आप देखिए, आज जो एक एक जो मान सम्मान किसी सीए को या किसी अच्छे डॉक्टर को, इनको जो मिल रहा है, क्या वो एक अच्छे गाना गाने वाले या साहित्य में रुचि रखने वाले को मिल पा रहा होगा? शायद अभी कहीं ना कहीं बहुत गुंजाइश बाकी है। सो इसी चीजों में अगर हम कहें, करप्शन भी, एजुकेशन जो फील्ड है उसमें भी काफी करप्शन है। खासतौर से जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि आईआईटीएंस प्रोड्यूस करने का दावा करते हैं कि हम टेक्नोक्रेट्स बना के निकालेंगे, वो एक भेड़ जो चाल का है या एक अंधी दौड़ में, एक मृग तृष्णा में लोगों को डाल देते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा उसमें शामिल हो जाता है और जिससे कहीं ना कहीं अभिभावक या सारे लोग एक कुरीतियों को जन्म मिलने लग जाता है। जी जी। सर ये जो जिम्मेदारी है नैतिक मूल्यों के लिए, उन सबकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अभिभावक, हमारे समाज की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, कॉलेज की जिम्मेदारी है। और इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अगर हम आज नैतिक मूल्यों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप तीनों से सवाल है, प्राथमिक जिम्मेवारी किसकी है? कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आवाज कम आ रही है आपकी। सर, प्राथमिक तौर पर जिम्मेवारी किसकी बनती है? अभिभावक की, समाज की, या शिक्षक की? क्योंकि देखिए, अगर 8 घंटे बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने शिक्षक की बात जरूर मान लेता हो, उतना घर वालों की बात ना मानता हो घर जाकर के। तो किसकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है? नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी तो सर घर से ही आती है, घर से ही आती है। पीछे नहीं हट सकते, कहीं ना कहीं किसी की तो जिम्मेवारी बनती होगी। जी आप बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल बनती है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो घर से ही, बच्चा जहां से जाता है वहां से उसकी जिम्मेदारी पहली है कि अगर माँ बाप ने उसको नैतिक मूल्यों के बारे में बताया और समझाया है, तभी वो आगे जाके उसका दूसरी जगह पे भी, घर से जाता है वो स्कूल, घर से जाता है समाज में, तो पहले वो उसका जो सबसे पहला अंग है जहां से वो चलता है वो है उसका घर। घर में अगर माँ बाप उसे सिखा रहे हैं कि उसे अच्छा बिहेव करना है और दूसरों की इज्जत करनी है, समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, देश के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना है, शिष्टाचार क्या है, ये सब चीजें सिखाएगा, तो ये सबसे पहले जिम्मेदारी उनके माँ बाप को लेनी पड़ेगी और उनको ही सिखाना पड़ेगा। अगर उसने अपने घर में ये चीजें नहीं देखी हैं तो वो सीखेगा नहीं, और आगे आप कितना भी उसे सिखा दो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि पहली जो एक सवाल जोड़ रहा हूँ। आप सभी ने 2-3 महीने पहले कुछ मीडिया के माध्यम से पढ़ा होगा कि स्थानीय कॉलेज के प्रोफेसर ने कुछ लड़कियों के साथ कुछ बदले में कुछ चीज देने के लिए कुछ डिमांड्स की, और बहुत सारा मामला आपने पढ़ा होगा, नाम लेना ठीक नहीं है यहाँ पर। तो क्या टीचर्स की कोई जिम्मेवारी है? क्या टीचर्स के अंदर नैतिक मूल्य कौन भरेगा? चलो आप छात्रों के लिए तो आपने कह दिया कि तीनों की जिम्मेवारी बनती है, टीचर जो प्रोफेसर जो शिक्षक है उसके अंदर नैतिक मूल्य कौन डालेगा? विनोद जी। सर बोलिए आप। जी मनप्रीत जी आप। जी विनोद जी। जी महिला होने के नाते आप बताएं।
हाँ, टीचर्स भी इसी समाज का हिस्सा है। टीचर्स भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के आते हैं और टीचर्स भी इसी सोशल सिस्टम से निकल के आते हैं। तो टीचर्स कहीं अलग से नहीं आते हैं। तो जहाँ तक रही टीचर्स के मॉरल कंडक्ट की बात, तो वो भी जब अपनी अपनी लाइफ में एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हैं तो उनको भी मॉरल वैल्यूज की उतनी ही एजुकेशन की जरूरत है जो किसी और प्रोफेशन में जरूरत है। तो ओवरऑल हम पर्टिकुलरली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं और होते रहेंगे भी। इसीलिए जितनी जिंदगी की दौड़ बढ़ रही है, जितनी हमारी जिंदगी से उम्मीदें बढ़ रही हैं, उतनी ही करप्शन भी बढ़ रही है और उतनी ही ज्यादा मॉरल वैल्यूज की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। तो मॉरल वैल्यूज को जितनी हमारी इवन यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स भी होती हैं, हम हमेशा ये पॉइंट आगे लाते हैं कि इसको सिर्फ एक अलग से सब्जेक्ट ना रखा जाए। मॉरल वैल्यूज को हर टेक्नोलॉजी, जैसे हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ उसके साथ मॉरल वैल्यूज को अटैच करके पढ़ाया जाए कि सोशली स्टूडेंट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और सोशली एक इंजीनियर और एक मैनेजर का रोल क्या होगा और उसकी जिम्मेवारी क्या होगी। तो ये सब कुछ जी मैंने कहीं पढ़ा, मैंने शोध में पढ़ा है कहीं पर, उसमें लिखा गया कि नैतिक मूल्यों की गिरावट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो बनती है बात, वो है डेवलपमेंट, विकासवाद, भौतिकवाद। जब जब किसी क्षेत्र में विकास होगा तो उसमें जाहिर है कि सीधे सीधा नैतिक मूल्यों की गिरावट आएगी। जैसा कि कुलदीप सर ने बताया भी कि हर आदमी अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनाना चाहता है, लेकिन प्लम्बर कोई बनाना नहीं चाहता, इलेक्ट्रिशियन कोई बनाना नहीं चाहता। जबकि आज के समय में इलेक्ट्रिशियन शायद ज्यादा कमा लेता वही कंप्यूटर ऑपरेटर से, आज एक प्लम्बर ज्यादा कमा लेता होगा एक कंप्यूटर ऑपरेटर से। लेकिन फिर भी हमारे अंदर हीन भावना आ चुकी है कि यार हमें अपने बच्चे को ये नहीं बनाना है। तो शायद ये भी नैतिक मूल्यों की गिरावट के कारण है, क्योंकि डेवलपमेंट का, भौतिकवाद का मामला है। विनोद जी आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां भी आपके शब्दों को और मैं आगे ले जाऊं तो ये है कि जिस भी जगह कमर्शलाइजेशन आने लग जाए, जैसे कि पहले गुरुकुल होते थे, वहां एक अलग ही व्यवहार होता था, पर अब कहाँ गुरुकुल है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक मनी अर्निंग सिस्टम बनता है ना। पहले अगर हम एक सही से समझें तो एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन होता था, पर बहुत हर जगह ये चीज नहीं अप्लाई होगी। बहुत सारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसे हैं जहां ये चीजें नहीं हो रही। हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम जो था गुरुकुल का, उसके 3 मेन स्तंभ होते थे, सर्वना, मनना, निध्याना। और ये कहाँ आज की डेट में इस फिलॉसफी को कोई फॉलो नहीं करना। सर्वना में होता था सुनो और अंडरस्टैंड करो। आज कोई सुनता नहीं और समझता नहीं है, केवल लोग हियरिंग करते हैं। हियरिंग मतलब ले हाँ जी कुछ कहा जा रहा है। मनना में ये होता था गुरु और शिष्य के साथ बैठकर फिर आपस में क्वेश्चंस और एक डिस्कशंस किया करते थे, और उस ग्रुप से फिर और बिल्कुल ज्ञान डेवलप होता था। निध्याना में बाद में उस चीज को रियलाइज करके समझकर वो अपनी जीवन शैली में ढाला करते थे। तो आपकी विनोद जी बिल्कुल बात ठीक है। कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन और जो इन एजुकेशन सिस्टम का हुआ है वो भी एक कहीं ना कहीं कारण है इस चीज का। सर एक आरोप और भी लगता है, कुछ लोगों ने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है। आज मोटी फीस वसूलने का आरोप लगता है शैक्षणिक संस्थानों पर, और कहीं न कहीं ये सही भी है। आज गुरु ना होकर के बिजनेसमैन बनता जा रहा है। इसके शायद आप लोग शायद सहमत हो। जी विनोद जी ये है, लेकिन एक ये इसमें ना कहीं ना तो गुरुओं का ना संस्थाओं का, ये पूरा समाज पे फिर बात आ जाती है। आज आप एक देखिए, गुरु की जो टीचर्स होते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इस प्रोफेशन में अभी भी इतना फाइनेंशियल चीजें या उनकी उतनी सुविधाएं नहीं है। आप जर्मनी को लीजिए, वहां टीचिंग प्रोफेशन को सबसे ऊपर के दर्जे का माना जाता है, और जो टीचर को एक मान सम्मान मिलता है जो हमारे पुराने वैदिक काल में भी मिलता था, देखिए गुरुओं को सर्वोच्च माना जाता था, आज वो नहीं माना जा रहा। तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी का भी एक दबाव है कि जो ये चीजें करने पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाध्य करता है या कहीं रुझान ले जाता है। आप सभी से एक बात और है, अगर आप एक दूसरे से अगर सहमत ना हो तो जरूर कहें। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज से आप लोग तो एक दूसरे की बात को तर्क ना करें। नहीं हम जी आप बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज से सुनो, वो कुछ कहना चाह रहे हैं।
हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि सहमत हैं, क्योंकि ऐसी कमर्शलाइजेशन और सोसाइटी ने फोर्स किया है कि हम इसको कमर्शलाइज बनाएं। अगर सोसाइटी हमें फोर्स नहीं करती, लोगों की डिमांड इस तरह की चीजों के बारे में नहीं आती, तो कभी भी चीजें डेवलप नहीं होती। डिमांड आई है, लोगों ने इसके बारे में सोचा है, लोग डिमांड करते हैं, तभी संस्थाएं भी इसके बारे में बात करना शुरू कर दी हैं, वो चीजें लाने की कोशिश कर दी जो जिससे वो लोगों को खुश कर सके, ताकि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन लें और वो आगे सक्सेसफुल हो सके। तो कमर्शियलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल जो है सोसाइटी का, जैसे अभी कोमर सर ने कहा है कि सोसाइटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इंस्टीट्यूट की के कमर्शियल फैक्टर को बढ़ाने के लिए। जी, हमारा तीसरा सवाल है, आज के युग में ऑनलाइन शिक्षा के अंदर यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो किस तरीके से आप लोग पढ़ा पाएंगे? जी, जब इस सेक्स एजुकेशन का नाम सुनते ही कुछ हमारे जो रूरल एरिया वहाँ तो बड़े अजीब तरीके से इसको रिएक्ट किया जाता है। सेक्स एजुकेशन, देखिए ये एजुकेशन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और जब हम बच्चों को नहीं ढंग से सेक्स के बारे में समझाते हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं या किसी और को नुकसान पहुंचा देते हैं। थोड़ा तो तेज बोलिए। सेक्स एजुकेशन टीनेज से पहले शुरू हो जानी चाहिए, जब बच्चा उस उम्र के उस दायरे में होता है, जब वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा होता है और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो उस वक्त एक सेक्स एजुकेशन का एलिमेंट जरूर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर मनप्रीत की बात से सहमत हूँ। नीरज जी से सर। और इसमें हाँ जी नीरज जी आप जवाब दीजिए इस पर। हाँ जी सर, मैं मनप्रीत मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन राइट समय पे इसका शुरुआत होना बहुत जरूरी है। और एक बारे में हमें इसके बारे में जब हम बात करें सेक्स एजुकेशन के बारे में, राइट समय वो बताएं कि किस क्लास से होना चाहिए। आप लोग क्लियर बता रहे हैं कि किस समय से होना चाहिए, राइट समय कौन सा है वो सही सर कम से कम जब जैसे ही पर्सन टीनेज के अंदर आता है, 13 या 14 साल की उम्र में आता है, तभी उस समय हमारा ये कार्य इसके बारे में, लेकिन उसका जो बारे में बताना है वो एकदम हम लोगों को पूरा जागरूक नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, ताकि वो उसको समझ सकें, उसका फायदा उठा सकें, उसको गलत तरीके से ना समझें, उसको सही तरीके से समझें। तो हमें धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए समझाने के लिए। तो टीनेज का हमारे पास है, हम 13 ईयर के एज से स्टार्ट करेंगे, फिर 14 में थोड़ा और ग्रो होता है, बच्चा बढ़ता है, तो उसकी समझ और खुलती है, तो और उसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। फिर उसके बाद 15 ईयर में आता है तो और अच्छे से समझा सकता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें समझाना चाहिए। एक ही बारी में हमें पूरा स्टेप सेक्स एजुकेशन के बारे में हम उनको बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। बोलना जरूर चाहिए, पर धीरे धीरे बोलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जी कुलदीप जी। मैं अपने दोनों साथियों से सहमत हूँ, और नीरज जी ने बड़ा अच्छा कहा स्टेप बाय स्टेप। बट मैं थोड़ा सा ये और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये स्टेप मुझे लगता है बहुत कम उम्र से भी शुरू की जा सकती है। देखिए, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए के संदर्भ में भी कुछ क्राइम्स होते हैं, और हम हर तरह की घटनाओं को देख पा रहे हैं अपने आसपास। तो ऑनलाइन एजुकेशन का इसमें भी एक बड़ा अच्छा रोल आता है कि इस तरह की सेक्स एजुकेशन के बारे में पूरी नहीं, लेकिन एक गुड टच, जैसे अभी हम देखें कई वीडियोस हैं गुड टच बैड टच के बारे में, कि छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि किसी बंदे का कहाँ तक दायरा है, आपके पेरेंट्स आपके किन पार्ट्स को छू सकते हैं, आपके अपने गार्जियन किसको छू सकते हैं, और अनजान बंदा या दोस्त वगैरह किस पार्ट को छू सकते हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल से भी शुरुआत हो जाती है। मैं कुछ स्टैटिस्टिकल और डेटा आपके सामने विनोद जी लाना चाहूंगा। ये समस्या हमारे देश की तो है ही, परंतु पाश्चात्य देशों में, जैसे न्यूजीलैंड देशों में, इनमें तो बहुत ज्यादा एक ये इनकी प्रॉब्लम हुई है। आप देखिए, मैं ये शब्द यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा पर्पस है एजुकेशन का। न्यूजीलैंड में टीनेज प्रेगनेंसी बहुत बड़ा एक इशू बन चुका था। उन्होंने इस चीज को काउंटर किया छोटे छोटे वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस को के थ्रू, छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करने के थ्रू के माध्यम में, और उससे उनका बहुत अच्छा रुझान भी आया, और ये चीज अब धीरे धीरे काफी कंट्रोल हो रही। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन या इस तरह की सेक्स एजुकेशन के माध्यम से के द्वारा हम बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स की सेल्फ हाइजीन के बारे में भी उनको जागरूक कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बिकॉज बहुत ज्यादा जगह देखा गया है बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं।
और इसी सेक्सुअल एजुकेशन के थ्रू बच्चों में देने से इस तरह की क्राइम्स में भी बहुत ज्यादा नीचे आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो एजुकेशन क्या हो और उसका कंटेंट किस तरह का हो, वो एक ध्यान रखने वाली बात है। इसमें मैं विनोद जी ऐड करना चाहूंगी, अक्सर माँ बाप खुद झिझकते हैं बच्चों से सेक्स के बारे में बात करने की, और शायद ये सोच लेते हैं कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल वाले सब कुछ सिखा देंगे, जबकि बच्चे को दोनों तरफ से एजुकेशन की जरूरत है, जिस पे अभी हम सहमत हुए। तो सेक्स एजुकेशन भी एजुकेशन का ही पार्ट है। तो इसमें जो मिसिंग है सबसे बड़ा पार्ट, वो एक काउंसलिंग पार्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। ना तो स्कूल लेवल पे काउंसलिंग की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ स्कूल्स को अगर हम छोड़ दें, और ना ही कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए सुविधाएं बनाई जाती हैं। और सिर्फ स्पेशली सेक्स एजुकेशन जहाँ तक है, वहाँ पे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, खासकर यंगर बच्चे जो हैं, जो मैं कुलदीप सर की बात से सहमत हूँ कि काफ़ी यंग एज से, और खासकर जब ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम बचपन में ही बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और इंटरनेट की सुविधा उस पर रहती है, और बच्चा काफ़ी ऐसे मटेरियल को एक्सपोजर मिल रहा है जो हम शायद नहीं चाहते कि हमारा बच्चा देखे, बट वो देख रहा है। तो बच्चे से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होना अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट सेक्स विद द चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे देश में शिक्षा के अधिकारी हैं, उनको सेक्स एजुकेशन को राइट फ्रॉम अ यंगर एज इसके ऊपर डिस्कशन करने चाहिए, और कैसे हम इसको अपनी एजुकेशन का एक पार्ट बनाएं, उस पर ज़रूर विचार होने चाहिए, जो कि अभी हम अवॉइड करते हैं इसको। हम झिझकते हैं बात करने में, बड़े बड़े लोग झिझकते हैं इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का, और बच्चों को अर्ली एज में एक्सपोजर देना और समझाना बहुत ज़रूरी है। मैडम, भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति की बात की जाती है, मैंने कई शिक्षाविद से बात की, खास करके स्कूल में हैं, उनसे सभी से बात की, तो लगभग 60% शिक्षाविद का ये कहना है कि यह एजुकेशन लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले समय में तो ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन सभी रहते तो थे, हर चीजें पहले से भी होती रही हैं, लेकिन सबका अपना अपना मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का जुड़ने के लिए एनजीएफ कॉलेज। अच्छा, मैं 2 लाइनों में से, क्योंकि समय का वॉल्यूम आ गया कि समय नहीं बचा हमारे पास, तो एनजीएफ कॉलेज से किस तरीके से छात्र जुड़ सकते हैं, किस तरीके से एजुकेशन ले सकते हैं, क्यों बेहतर है एनजीएफ कॉलेज अन्य कॉलेज के बजाय? सबसे पहले तो एनजीएफ कॉलेज की जो सबसे खास बात है कि बहुत लंबे टाइम से प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक मैं कहना चाहूँगी लेगेसी है और एक फैमिली की तरह है। तो जो भी स्टूडेंट आता है तो वो एक हमारी फैमिली का हिस्सा बनता है। और दूसरी चीज़, एनजीएफ कॉलेज अपनी फैकल्टी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को नई टेक्नोलॉजीज और नए एजुकेशन सिस्टम्स में ट्रेनिंग दिलवाएं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एनजीएफ कॉलेज प्रोवाइड करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं तोमर सर को कहूंगी वो इसमें कुछ और ऐड करें आगे। अरे 1 मिनट में, तो ज्यादा लंबा नहीं, टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हम ऑनलाइन जो बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हम बहुत पहले से शुरू कर चुके थे, और बहुत सारे एमओयूज या फैसिलिटीज बच्चों के पास हैं, चाहे वो इंडस्ट्री एक्सपोजर हो, प्रैक्टिकल का हो, चाहे कंपनी इंटीग्रेशन हो, चाहे प्लेसमेंट फैसिलिटीज हो, ये बियॉन्ड द बार है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंटली फैकल्टी हमारा मेजर पिलर हम है, जो कि एजुकेटेड है, लर्न है और क्वालिफाइड है। जी सर, मैं इसमें जोड़ना चाहूँ कि हमारे हेलो, तो इस कॉलेज को रन करने वाले जो लोग हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो कमर्शियल पर्पस से इसको रन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है इस कॉलेज को रन करने का, कि यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन नहीं किया जाता। जो हमारे ओनर हैं वो इस एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, पिछले 60 सालों से जुड़े हुए हैं, और ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि वो फैकल्टी डेवलपमेंट में, स्टूडेंट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ऑनलाइन उच्च शिक्षा को किस तरीके से सुधारा जाए, इस विषय पर एनजीएफ कॉलेज की तरफ से डॉक्टर मनप्रीत कौर, डॉक्टर कुलदीप जी, नीरज चोपड़ा जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से, अगर छात्रों को दोबारा कोई जरूरत पड़ेगी तो आप दोबारा से आपके साथ हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।